नमस्कार जन टीवी आपका, मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर, और खास खबर हम बात करेंगे खास मुद्दे की। मुद्दा है देश का बजट 2025-26 कैसा रहेगा। हर व्यक्ति की निगाहें टिकी होती हैं। हालांकि पहले एक तबका ऐसा होता था जिसकी पॉपुलेशन भी अगर हम परसेंटेज में भी देखें तो ज़्यादा होती थी। उन लोगों को होता था कि क्या सस्ता होगा, क्या महंगा होगा। लेकिन जीएसटी के बाद में ये तमाम चीज़ों का कोई असर नहीं रहता है। अब तो लोग देखते हैं कि अच्छा ठीक है, बजट है। एक बड़ी बात ये हो रहा है, अभी मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था तो कहना था कि चले बजट एक औपचारिकता भी रह गई है। मैं कैसा क्यों कह रहे हो, तो उनका कहना था कि कभी भी बीच में किसी भी चीज़ की महंगाई या उसे कम करना हो तो कभी भी कर सकते हैं। ज़्यादातर पब्लिक को इस बात का असर आता है कि क्या चीज़ महंगी हुई है, क्या सस्ती हुई, मेरे पर असर क्या पड़ेगा। अभी जैसे बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं था कि आपके हेल्थ इंश्योरेंस या दूसरी पॉलिसीज हैं उन पे भी टैक्स लगेगा। जब वो तो ईएमआई आई और उन लोगों को प्रीमियम जब भरने का टाइम आया तो पूछा कि पैसा क्यों, कि सब टैक्स लगेगा। तो गवर्नमेंट कोई भी हो, एजेंडा एक होता है कि पब्लिक को बहुत सारी चीज़ें, जैसे आप देखते हैं कि कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी लीजिए, बैंक के आप लोन लीजिए, छोटे छोटे अक्षरों में कुछ कंडीशंस होती हैं। मुझे नहीं लगता कोई पढ़ता भी होगा उनको। वो ऐसे टाइम पे आते हैं फटाफट साइन करिए। वही पोजीशन आजकल बजट्स की हो गई है। खैर, लेकिन आर्थिक सर्वे रिपोर्ट पेश की गई है। 2047 का विजन गवर्नमेंट लेके चल रही है और उसी विजन के साथ साथ चीज़ों को साधने की भी कोशिश की जाएगी। ये मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट है और यूं अगर बात करें तो निर्मला सीतारमण 8वीं बार बजट पेश करेंगी, जो एक तरह से कहा जा सकता है कि रिकॉर्ड कायम करेंगी। तो चलिए हम चर्चा करेंगे, और हमारे साथ में इस वक्त भाजपा से सुरेश गर्ग साहब हैं और सचिंद्र मिश्रा साहब चार्टेड अकाउंटेंट हैं, बजट विश्लेषक हैं। ममता शेखावत जी हमारे साथ में हैं, समाजशास्त्री हैं, और हमारे साथ निसार अहमद साहब हैं जो बजट की बारीकी से चर्चा करेंगे, बजट विश्लेषक हैं। मैं निसार साहब आप ही के पास आना चाहूँगा। सबसे पहले बहुत चर्चा होती है, आप कई जगह घूमते हैं, आप एनालिसिस भी करते हैं, क्या लोगों की डिमांड से है। क्योंकि मैं कुछ आर्टिकल्स पढ़ रहा था कि बेशक कहने को कुछ भी हो, दावे भी कुछ भी हो, लेकिन आज भी कोविड के बाद या नोटबंदी के बाद जो एक सोच थी सरकार की कि बहुत सारी चीजें, देखिए कोविड तो कोई प्लान नहीं था, हाँ, लेकिन नोटबंदी एक एक्सरसाइज थी गवर्नमेंट की, एक प्लान वे में काम था। पब्लिक को अभी भी ये लगता है कि खासकर असंगठित क्षेत्र बहुत ज्यादा उभर नहीं पाया, बेशक चाहे दावे कुछ भी किए जाए। तो क्या वास्तव में उस क्षेत्र के लिए या सेवा क्षेत्र के लिए कुछ गवर्नमेंट को प्लान करना चाहिए आपकी बात? बिल्कुल, क्योंकि जो रोजगार है वो सबसे ज़्यादा असंगठित क्षेत्र में है, और वहाँ पे जो हमारा असंगठित क्षेत्र का जो मैन्युफैक्चरिंग का असंगठित क्षेत्र है, विनिर्माण क्षेत्र में जो असंगठित क्षेत्र है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग अगर कृषि के बाहर कहीं रोजगार के लिए देखते हैं तो वहीं देखते हैं। तो वहाँ पे जिसको एमएसएमई बोलते हैं, छोटे उद्योग बोलते हैं, घरेलू उद्योग बोलते हैं, इन सब में अगर हम रोजगार अगर इनमें नहीं होगा तो जो मास है, जो एक बड़ा जन समुदाय हर साल जो जुड़ता है, जो रोजगार की तलाश में जॉब मार्केट में आता है, लेबर फोर्स में जुड़ता रहता है, उसको जॉब मिलना, एक नौकरी मिलना एक मुश्किल है। इसलिए ये तो ज़रूरी, क्योंकि हमारे जो आंकड़े दिखा रहे हैं एम्प्लॉयमेंट के, रोज़गार के, आंकड़े दिखा रहे हैं कि बेरोजगारी पे बहुत मजबूती से काबू नहीं पा रहे हैं हम लोग। सबसे ज़्यादा लोग खेती में लगे हुए हैं। खेती में जो लगे हुए हैं लोग, वो उनकी खेती में ज़रूरत है या वो इसलिए लगे हुए हैं क्योंकि कोई और काम नहीं कर पा रहे हैं तो खेती में ही लगे हुए हैं, ये हमें मुश्किल एक सवाल है। तो इसलिए वो खेती से लोग निकलें और उद्योगों में और सेवा क्षेत्र में जाएं, तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि उद्योगों में, सेवा क्षेत्र में आए निवेश, और वो निवेश ऐसा आए जिससे रोज़गार को बढ़ावा मिले। मतलब निवेश ऐसा भी हो सकता है जो आया लेकिन उससे मैकेनाइजेशन हुआ, उससे टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन हुआ और रोज़गार उतना नहीं बढ़ा जितना बढ़ सकता था, तो जितने की ज़रूरत है। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि उसमें उस प्रकार का निवेश आए जिससे रोज़गार बढ़े और लोगों को एक डिसेंट
जिसको बोल सकते हैं कि एक डिसेंट वेज के साथ एक डिसेंट जीवनचर्या जी सके, उस प्रकार का उनको एक उससे वेतन मिले, एक उनको जॉब नौकरी की एक सुरक्षा हो, उनको ये डर ना हो कि उनको कभी भी भगा दिया जा सकता है, निकाला जा सकता है। तो इस प्रकार का अगर हम देखें उनके एक रहन सहन का एक स्तर हो, तो उसके लिए आवश्यक है कि हमें इस क्षेत्र पर ध्यान देना है। बिल्कुल। एक छोटा सा सवाल और होगा आपसे यहाँ पे मेरा, ये बात सही है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, खासकर जैसे गवर्नमेंट आजकल कोई भी कहती है, किसी भी सरकार को वो ये कहती है कि हमने रोजगार के अवसर की बात की। आजकल ये कोई नहीं कहता कि हम रोजगार नौकरियां देंगे, रोजगार के अवसर, सरकारी नौकरियां अवसर जो दे रहे हैं उसमें 10% होती हैं। आपने एक बड़ी बात कही है कि जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ साथ जॉब सिक्योरिटी भी होनी चाहिए, एटलीस्ट इतना तो चले कम से कम। कईयों को मैं देखता हूं कि अच्छे पैकेज के हिसाब से चले जाते हैं, फिर बाद में पता लगता है कि छटनी कर दी गई, तो कोई फायदा नहीं था। ऐसा कोई मैकेनिज्म सेट करना चाहिए, खासकर कंपनियों का हित भी ध्यान में रखते हुए। हाँ, तो यही एक विषय है जिसपे यहाँ चर्चा होती रही है अपने देश में। अपने देश में एक विचार ये बोलता है कि हमारा, चूंकि हमारे जो श्रम कानून हैं वो बहुत ही सख्त हैं, इसलिए रोज़गार लोगों को नहीं मिल पाता है ठीक से, क्योंकि कंपनियों को ये डर रहता है कि एक बार ले लेंगे तो निकाल नहीं पाएंगे। एक ये विचार है। तो दूसरा विचार ये है कि अगर आप अच्छे से रोज़गार उनको नहीं दोगे, अच्छी उनकी स्थिति नहीं होगी, उनका मजदूरी वेतन ठीक नहीं होगा, उनकी काम की स्थिति वहाँ पे जो वर्क प्लेस पे काम की स्थिति ठीक नहीं होगी, तो वो ठीक से काम नहीं करेंगे, प्रोडक्टिविटी आपको उतनी नहीं मिलेगी जितनी मिल सकती है। तो इन दोनों के बीच में बैलेंस बना के रखना कि उद्योगों का भी हित बना रहे और मजदूरों का भी हित बना रहे, ये आवश्यक है। तो इसको देखते हुए ही अपने श्रम कानून है। अब मसला ये है कि ज़्यादातर जो ये जिस क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, असंगठित क्षेत्र की, वहाँ तो श्रम कानून लागू ही नहीं होते। तो वहाँ पे श्रम कानून सख्त हैं इसलिए नौकरी नहीं मिल रही है, ये बोलने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 10% में श्रम कानून लागू हो रहे हैं, बाकी 90% में श्रम कानून उस तरह से लागू नहीं हो रहे हैं। 90% मजदूर तो असंगठित क्षेत्र में हैं और अनौपचारिक क्षेत्र में हैं, तो वहाँ पे तो न तो उस प्रकार से रजिस्टर है, न तो उस प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट है, तो वो दिक्कत है। तो इसलिए ये बोलना कि उसकी वजह से नहीं हो पा रहा है, ये एक बात है, लेकिन हमें दोनों का बैलेंस करके चलने की ज़रूर है। सॉरी, मैं माफ़ी चाहता हूँ। बिल्कुल, मैं आ रहा हूँ आपके पास में, वापस लौटूंगा। मैं सचिंद्र मिश्रा साहब के पास में जाना चाहूँगा। सर, आपके पास में आना चाहूँगा, क्या लगता है कि टैक्स का एक बड़ा रोल होता है, और महंगाई से ज़्यादा लोगों की निगाहें इस बात पे होती है कि टैक्स पेयर्स की, टैक्स में क्या मिलेगा। मैं कई बार डिबेट के लिए लोगों को बुलाता हूं यहां पे, तो जैसे ही अब टैक्स को लेकर के मैं नए प्रावधान और करों की घोषणा करना चाहूंगी, जैसे निर्मला जी बोलते हैं, तो सबके बिल्कुल यूं चेहरे रहते हैं कि क्या आने वाला है। तो क्या इस बार उम्मीद करेंगे? पिछली बार आप भी इसी तरह से देख रहे थे। बिल्कुल टैक्स के अंदर जो है जितने भी पर्सनल इनकम टैक्स के लिए हैं, उसके रेट्स के लिए एक तो एग्जेम्पशन लिमिट की बढ़ाने की भी जो है 7 से 10 लाख की सोच रहे हैं जितने भी इनकम टैक्स वाले हैं, आई मीन इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स हैं। जो कॉर्पोरेट टैक्स के हैं उसके लिए जो अभी कंस्ट्रक्शनल कॉर्पोरेट टैक्स की उन्होंने दे रखी है 115 BAB में, वो खत्म होने वाली है अभी, डेडलाइन उसकी March 31, 2024 में। उसमें है ना सर्टेन कंडीशंस फुलफिल करने पर जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं उनको 15% की कंसेशनल टैक्स रेट मिलती है। तो वो अभी 24 में अभी खत्म हो जाएगी। तो इसलिए ये उम्मीद है, हमारी एक्सपेक्टेशन है कि अभी MSME सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए ये रेट को कंटिन्यू किया जाए फॉर नेक्स्ट 2-3 ईयर्स 4 ईयर्स। नेक्स्ट जो टैक्सेशन का जो सिस्टम है, यानी TDS की जो कंप्लायंस है उसको सिंप्लीफाई करनी चाहिए। TDS के अंदर अभी बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं। TDS के अंदर उन्होंने बहुत सारे जो टैक्स के जो सेक्शंस हैं वो उन्होंने इंक्लूड कर दिए हैं, और उसको देखते हुए मुझे लगता है जैसे प्रोफेशनल्स के ऊपर है TDS 10% कर रखा है उन्होंने, विच इज़ वेरी हाई। तो उनका पूरा का पूरा जो सर्कुलेशन है वर्किंग कैपिटल का वो उसी TDS के अंदर ही उलझ के रह जाता है। तो दैट इज एक्सपेक्टेड कि वो हमको उसमें रिलीफ मिलेगा। एक पॉइंट जो इन्होंने भाई साहब ने, निसार भाई ने उठाया एम्प्लॉयमेंट के लिए, उसके लिए मेरी एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि जो कॉर्पोरेट से लिए करीब करीब 2% प्रॉफिट का शेयर जो है उनको लगाना पड़ता है, मैंडेटरी है CSR एक्सपेंसेस में, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में। तो CSR एक्सपेंसेस में वो जो पैसा लगा तो देते हैं वो, लेकिन उनको इनकम टैक्स का कोई एग्जेम्पशन या डिडक्शन नहीं मिलता है। तो दे आर लेस मोटिवेटेड टू इन्वेस्ट इनटू CSR एक्सपेंसेस। तो मुझे लगता है एक तो CSR एक्सपेंसेस का इनकम टैक्स पर डिडक्शन मिलना चाहिए,
क्योंकि वो सरकार के मैंडेट की वजह से वो एक्सपेंस कर रहे हैं। जी दूसरा ये कि अगर हम CSR एक्सपेंसेस को अगर हम महानरेगा जैसी स्कीम से अगर हम जोड़ दें, तो अभी गवर्नमेंट के ऊपर जो लोड है, जो 2.5-3 लाख करोड़ का साल का उसके जो बजट है, बिल्कुल, वो उसके ऊपर काफी इम्पैक्ट आएगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा और वो प्रेशर कम होगा। और कॉर्पोरेट्स को ये बोला जाए कि जो CSR का आप काम कर रहे हो वो नरेगा के प्रोजेक्ट से। छोटा सा एक बात और, पिछली बार भी ये चर्चा की थी, आप भी बैठे हुए थे और कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट भी बैठे हुए थे कि हमारे सामने कई बार लेबर की दिक्कत आती है, खासकर मान लो असंगठित क्षेत्र के। कौन से संगठित क्षेत्र में? नरेगा में भी यही पोजीशन है। अगर उनको इंडस्ट्री से जोड़ा जाए तो आई थिंक उनका भी बेहतर होगा, और जो गवर्नमेंट पे लाइबिलिटी बनी हुई है ये कि हाँ, तो पैसा भी मैं हमेशा ये मानता हूं कि जब तक क्या है कि आप डायरेक्ट गवर्नमेंट इंसेंटिव देती रहे, उसकी बजाय एक ट्रायल सिस्टम बनना चाहिए। एक तो रिसीवर है जो कि गरीब आदमी है, मजदूर वर्ग है, दूसरा कॉर्पोरेट सेक्टर है, और तीसरा गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट के ऊपर भी अपने बजट की लिमिटेशंस है। तो अगर हम गरीब वर्ग को सीधे अगर उससे जोड़ देंगे सरकार के माध्यम से, या सरकारी योजनाएं जो CSR जैसी स्कीम्स हैं उनके माध्यम से अगर उनको जोड़ देंगे, तो मेरे को लगता है इसका बहुत बड़ा एडवांटेज मिलेगा हमको। तो ये इसके अलावा क्या है कि जो रोजगार के लिए जो बॉस ने बताया निसार जी ने, तो उसमें एक इंपॉर्टेंट काम ये भी हो सकता है कि जो नए एम्प्लॉइज आ रहे हैं उनकी सैलरी का डिडक्शन तो वैसे भी मिलता है इनकम टैक्स में, लेकिन नए एम्प्लॉइज जो आपके आ रहे हैं उनके ESI PF के नंबर के बेसिस पर नेक्स्ट 3 से लेके 5 साल तक उनका जो सैलरी का एक्सपेंसेस हो रहा है कॉर्पोरेट्स के MSME सेक्टर पे, उसका भी अगर डिडक्शन इनकम टैक्स में मिल जाता है तो मुझे लगता है दे विल बी मोटिवेटेड टू टेक मोर एम्प्लॉइज। ये मेरे कुछ आइडियाज हैं। बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये बात आप जो कह रहे हैं ये दूसरी बार रिपीट हो रही है। मैं कुछ दिन पहले भी हमने किसी कर सलाहकार से बात की थी, तो उनमें ये कहना था कि ये समझ से बाहर है कि क्यों नहीं किया जा रहा है। जब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के साथ में प्री टॉक्स हुई थी तो उसमें भी बात रखी थी गवर्नमेंट को रेवेन्यू कलेक्शन और जो एक गवर्नमेंट की लायबिलिटी है खर्च करने की, वो भी कम होगी, क्योंकि दूसरा इस भार को सहन करने की क्षमता रखता है और वो कर सकते हैं। पर पता नहीं ये क्यों नहीं हो पा रहा है। तो किसी ने कहा भी है कि ब्यूरोक्रेसी से थोड़ा बजट को बाहर लाइए आप, ऐसा है क्या? मुझे लगता है कि ब्यूरोक्रेसी से बाहर लाने का थोड़ा सा हमको लगता है कि वो एक्सट्रीम चीज है, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे जैसे हम आगे डेवलप कर रहे हैं, जैसे जैसे हम आगे कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी को भी, मतलब मेरे को लगता है कि प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर और ब्यूरोक्रेट्स, ये तीनों को एक मंच पर एक साथ रहना चाहिए। तो ब्यूरोक्रेसी को भी ये पता होना चाहिए मार्केट की नब्ज क्या है, वहां डिमांड क्या है, और वहां से जो है कॉर्पोरेट से हम कैसे बेस्ट उनकी सर्विसेज को या उनके फंड्स को हम बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर द पर्पज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। जी ममता मैम, आपके पास में आना चाहूंगा, क्योंकि सोशल सेक्टर काफी महत्वपूर्ण होता है, हर लोगों को उम्मीद भी होती है। आज भी 80 करोड़ लोगों को हम अनाज जो गवर्नमेंट दे रही है, 5 किलो राशन की जो बात की जाती है, और वेलफेयर स्कीम्स में बहुत सारी चीजें हैं, उज्ज्वला योजना हो, चाहे मुझे लगता है लखपति दीदी का दायरा बढ़ाया जा सकता है। तो कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिस पे फोकस करना चाहिए। मैं महिला हूँ और महिलाओं के बारे में बात करूँगी। आज आने से पहले मैं मोदी जी के बजट पूर्व जो भाषण है उसको सुन रही थी, तो उन्होंने 3 शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया, एंड दैट दीज वर रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। तो इससे एक लिंक जुड़ता है। उनका कहना है कि रिफॉर्म जो हम नहीं कर पाए हैं उनको बदलाव लाएं, परफॉर्म उसको करके ही दिखाना है, जो वादे हमने किए हैं उसको पूरा करें, और ट्रांसफॉर्म की जो पॉलिसीज हम लाते हैं उनको इम्प्लीमेंट करें, और उससे आए हुए जो रिजल्ट हैं उन पर हम चर्चा करें। तो मैं महिला हूँ, पहले मैं महिला की बात करूंगी, उसके बाद युवा वर्ग पर भी थोड़ा से अपने विचार साझा करूंगी। तो देखिए, महिला है शहर और गांव, 2 क्षेत्रों में बात कर लेते हैं। साथ ही हम ये भी कह सकते हैं वर्किंग वुमेन एंड होम मेकर्स। तो देखिए, हर महिला की ज़रूरत और समस्याएं अलग अलग हैं। अगर हम बात करते हैं शहरी क्षेत्रों में, तो वर्किंग वुमेन ज़्यादा हैं यहाँ पर। तो मैं चाहती हूँ कि जो टैक्स स्लैब में है वहाँ कुछ महिलाओं के लिए कंसिडरेशन होना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि महिलाएं आगे बढ़ें और देश की इकोनॉमी में उनका कंट्रीब्यूशन जो है वो बढ़े, तो उन्हें कहीं ना कहीं थोड़ा कंसेशन देना चाहिए। साथ ही अगर हम देखते हैं जो होम मेकर्स हैं, देखिए उनका जो दायरा होता है वो किचन तक होता है, उससे आगे भी हैं, वो बहुत कुछ कर रही हैं, लेकिन उनका मेन फोकस या उनका जो चिंता का विषय होता है वो किचन है। तो किचन में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे उज्ज्वला योजना के बारे में अभी आप फरमा रहे थे। तो उसके अलावा जो मसाले हैं, दालें हैं, और जो अपने जो डेली यूज़ की कमोडिटीज़ हैं, उनकी प्राइस जो महंगाई बढ़ रही है उस पर कंट्रोल किया जाना चाहिए। अब मैं बात करूं, अगर महिलाओं को हम
दोबारा एक और उस पर डिवाइड करें कि शहर और ग्रामीण तो मैंने कर ही दिया है, वर्किंग एंड घरेलू महिला भी कर दिया है। तो देखिए जो ग्रामीण महिलाएं हैं वो एक छोटे जैसे बिल्कुल कुटीर उद्योग जिन्हें हम बोलते हैं, तो उनमें उनकी जो इन्वॉल्वमेंट है वो बढ़ रही है। तो उसमें सरकार को कुछ और उन्हें मोटिवेट करने के लिए और उनके लिए कुछ करना चाहिए। अच्छा, अब सरकार योजनाएं तो बड़ी बनाती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली व्हाट आई पर्सनली फील कि अवेयरनेस की बहुत कमी है। शहरों में फिर भी हम कहीं होर्डिंग्स देख लेते हैं या मीडिया से हमें जानकारी प्राप्त होती है, लेकिन जो ग्रामीण महिलाएं हैं उन तक पूरी बात पहुंच नहीं पाती। तो एक तो मेरा ये एक्सपेक्टेशन है कि जो अवेयरनेस है उसका दायरा बढ़ाया जाए, ताकि जो योजना जिसके लिए बनाई गई है उसका पूरा पूरा जो लाभ है वो वहां तक पहुंचे। अब देखिए एक बड़ा जो हमारे जो भारत है उसका भविष्य है युवा के हाथ में। तो देखिए युवा की समस्या जो आज है, जैसा अभी सर ने भी बताया, एम्प्लॉयमेंट। तो देखिए एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना होगा और एम्प्लॉयमेंट का जो दायरा बढ़ाना होगा। एक जो मानसिकता है कि या तो जो गांव वाले बच्चे हैं वो शहरों में आ रहे हैं, तो एक इसको हमें जो कृषि क्षेत्र है उसमें कुछ इस तरह के न्यू इन्वेंशंस या न्यू टेक्नोलॉजी लानी होगी ताकि वो बच्चा वहां तक रहे। अगर सारे लोग शहर में आ गए तो देखिए अनाज कौन उगाएगा, अनाज की बड़ी समस्या हो जाएगी। तो हर जो क्षेत्र जहाँ का है, जो कृषि क्षेत्र है उसमें कुछ इस तरह की आधुनिकता का समावेश किया जाए कि जो बच्चा गांव में है वो उसको इम्पोर्टेंस दे। वो शहर क्यों आता है? शायद उसको अपने सपनों के पीछे दौड़ने के लिए, या उसको वहाँ गांव में वो सुविधाएं या वो जो सहज नहीं महसूस करता है तो शहर की तरफ दौड़ता है। और जो हमारा बच्चा शहर में है, जो युवा यहाँ पर है, वो रोजगार के लिए परेशान है। तो हर क्षेत्र में जो बच्चे हैं उनको उसी तरह का रोजगार दिया जाए और उनका जो एक मानस है कि हम इसी क्षेत्र में रहें। देखिए इसको दायरा बढ़ाना चाहिए। बहुत सारे नए सेक्टर्स आ गए हैं, तो हर एक सेक्टर को एक उसके बारे में प्रचार करें, अवगत कराएं लोगों को, युवाओं में उसके प्रति रुझान लाएं। तो इसके लिए ओवरऑल अगर मैं देखूं तो महिलाएं हैं या युवा वर्ग ले लीजिए या बुजुर्ग भी ले लें, उनके लिए भी सरकार को कुछ करना चाहिए। रिटायर जो हो जाते हैं उसके बाद देखिए जॉब में जब होता है आदमी तो उसके कोई प्रॉब्लम नहीं होती है ना, फाइनेंस की कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन रिटायरमेंट के बाद फाइनेंस ही नहीं बल्कि उनकी सेहत की भी बड़ी समस्याएं होती है। तो कुछ ऐसी सुविधाएं उन्हें दी जाएं कि उनको रिटायरमेंट के बाद आत्मनिर्भर रहने का अवसर प्राप्त हो। तो हर क्षेत्र के लिए एक अवेयरनेस प्रोग्राम जो है ना वो बहुत ज़रूरी है, ताकि जो योजनाएं हम लाते हैं उसका पूरा लाभ सही व्यक्ति तक पहुंच सके। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। देखिए सरकार कोई भी हो उसका कॉन्सेप्ट जो होता है लोक कल्याणकारी भी होता है। कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि हम कई बार ये बात देखते हैं, लेकिन उस एंगल से भी हमें देखना चाहिए कि वास्तव में ये जेन्युइन प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे वृद्धजन पेंशन योजना, ये होती एक जिम्मेदारी होती है कि कोई बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो निराश्रित हो जाते हैं, वाकई वो पेंशन उनके लिए बहुत जरूरी होती है। गवर्नमेंट किसी की भी और ये मुहिम भी चलाते हैं कि यहाँ दिया जाना चाहिए। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाए। पिछली बार भी जैसे इन्होंने लखपति दीदी की बात की थी, उसका दायरा और बढ़ाया जा सकता है, उसको और कुछ ऐसा भी बनाया जा सकता है उसमें कि वाकई लखपति दीदी की भूमिका, उसी तरह से ड्रोन दीदी की बात जैसे मोदी जी ने की थी, एक शुरू किया, उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। पेंशन के साथ साथ जो लोग जब तक यानी कि आपका रिटायरमेंट एज से पहले प्राइवेट सेक्टर में भी कर तो रखा है, लेकिन कोई भी व्यक्ति पेंशन ले सके। अभी आपने एक बड़ी बात कही कि ये स्कीम है गवर्नमेंट की अभी, लेकिन अवेयरनेस का अभाव है, लोग नहीं कर पाते हैं। तो निसार साहब आपसे जानना चाहूंगा, वास्तव में कुछ ऐसी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की होती है जिसे लोक कल्याणकारी के हम उसमें देखते हैं डेफिनेशन में, तो उस और गवर्नमेंट ध्यान देगी, दायरा बढ़ा सकती कुछ स्कीम्स का? बिल्कुल, अभी तो मतलब उम्मीद तो ये होना ही चाहिए। और हर उसमें बजट में और हर चुनाव में अब हम देखते हैं कि उसकी भूमिका बढ़ती जा रही है कि जो लाभार्थी हैं वो एक सभी जो सरकारें हैं उनके लिए एक ये हो गया है कि वो उससे उनको अपना वोटर बना सकते हैं। तो वो तो एक दूसरी बात है, लेकिन जो आवश्यकता है उसको देखते हुए ये तो बहुत ज़रूरी है कि हम सामाजिक क्षेत्र का दायरा, सामाजिक क्षेत्र को मजबूत करें। और सामाजिक क्षेत्र को मजबूत करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये कई सारे जो हमारे मसले हैं आर्थिक क्षेत्र के, उनका भी सोल्यूशन वहाँ पे निकलता है। अगर हमारा जो हमारा वर्कफोर्स में लोग आ रहे हैं, नए नए लोग आ रहे हैं, जो यूथ आ रहा है, अगर वो बेटर एजुकेटेड और बेटर स्किल्ड है, अगर वो हेल्दी है, अगर वो पोषण वाला भोजन खाया हुआ है, तो वो बेहतर परफॉर्म करेगा।
हमारे जो आज की अर्थव्यवस्था है उसकी मांग के हिसाब अनुरूप से वो परफॉर्म कर पाएगा और कर पाएंगी वो लड़कियां और वो लड़के, युवा लड़के लड़कियां। तो सामाजिक क्षेत्र में हम अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो उसका हमें आर्थिक फायदे मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक सामाजिक फायदे की बात है। और दूसरा ये है कि एक हेल्दी सोसाइटी, एक सोसाइटी जहाँ पे एक जो कमज़ोर तबके हैं समाज के, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे वो जातियों से कमज़ोर हों, चाहे वो उम्र से कमज़ोर हों, बच्चे या वृद्ध, इस तरह के जो कमज़ोर तबके हैं, चाहे वो किसी वजह से डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं, जो पीपल विथ डिसेबिलिटी, तो इस तरह के जो तबके हैं समाज के, उनको हमें मौका देना, उनको बराबरी पे लाने के लिए प्रयास करना, ये हमारा संवैधानिक दायित्व है। और साथ में ये इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि एक मैंने आपको जैसे बताया कि ये हमारे अर्थव्यवस्था के विकास के लिए, हमारे ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए भी ये ज़रूरी है। पहले जैसा हमारा सिर्फ इनकम बेस्ड ग्रोथ की डेवलपमेंट की बात नहीं होती है, अब तो बात होती है कि ह्यूमन डेवलपमेंट की बात है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात है, वो कितना सस्टेन करेगा वो डेवलपमेंट। तो इन सब को देखते हुए ये ज़रूरी है कि हम इन पर ध्यान दें। चलिए सुरेश गर्ग साहब के पास में जाना चाहूंगा, क्योंकि सबको सुना है। गर्ग साहब क्योंकि सरकार के प्रतिनिधि, पार्टी के प्रतिनिधि हैं, उन्हें जवाब भी देना है। गर्ग साहब, आर्थिक सर्वे रिपोर्ट थोड़ा सा एक सैंपल के तौर पे देखा जा सकता है कि गवर्नमेंट का अब तक ये रिएक्शन क्या आ रहा है बजट से पहले का। पब्लिक तो अपना रिएक्शन दे ही चुकी होती है, आपके पार्टी स्तर पे भी कहता हूं कि प्री टॉक्स आप लोगों के यहाँ पे की गई हैं, तो क्या कुछ गाइडलाइन आई है कि हाँ, ये आप लोगों के सुझाव कि इस सेक्टर को गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए? देखिए, आज आर्थिक सर्वेक्षण आया है, उसमें बताया गया है कि 2025-26 के अंदर जीडीपी ग्रोथ कितनी रहने वाली है। 6.3 से 6.8% के लगभग जीडीपी ग्रोथ रहने वाली। महंगाई दर के लिए बताया गया है कि आने वाले टाइम में महंगाई दर 4.1 से 4.2 के बीच में रहने वाली है। आने वाले टाइम में जैसे आज महंगाई दर जो है वो 4.9 है, अभी अप्रैल से अगर आप पिछले 6 महीने के आंकड़े दिखाएं तो एवरेज 4.9% आ रहा है। तो जीडीपी ग्रोथ है उसको दिखाया गया है, महंगाई दर को। अब आप ये देखिए कि आज हिंदुस्तान में ईपीएफ अकाउंट, आज ईपीएफ के अंदर ग्रोथ है वो पिछले 7 साल के अंदर डबल हो चुकी है। 2014 से पहले ईपीएफ अकाउंट 8.5 करोड़ के लगभग होते थे, आज वो 32 करोड़ के लगभग ईपीएफ अकाउंट है। ईपीएफ अकाउंट तब खुलता है जब उसको रोजगार मिलता है या उसको सैलरी मिलती है, तभी जाके ईपीएफ अकाउंट खुलता है। तो आज 32 करोड़ ईपीएफ अकाउंट है। तो आप देख लीजिए कि पिछले 11 साल के अंदर किस तरह से ग्रोथ हुई है कि पिछले 2014 तक मात्र 8.5 करोड़ के ईपीएफ अकाउंट थे, आज 32 करोड़ के लगभग है। इसी तरीके से आप इंडस्ट्री ग्रोथ के अंदर भी अगर देखेंगे, पीएमआई इंडेक्स होता है कि अगर 50 से ऊपर अगर पीएमआई होता है तो इसका मतलब है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर ग्रोथ है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ रहा है। तो आज पीएमआई 58 के लगभग है। 58 पीएमआई का मतलब है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर भी ग्रोथ है। एग्रीकल्चर के अंदर विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी रबी की फसल अच्छी है। आने वाले टाइम में और भी महंगाई दर कम होगी। बेरोजगारी दर, आज आर्थिक सर्वेक्षण में बेरोजगारी दर जो हिंदुस्तान की है वो 3.2% बताई है। तो हर क्षेत्र के अंदर देखेंगे तो ग्रोथ कंटिन्यू है। और अगर विश्व के परिवेश में देखेंगे तो विश्व की जीडीपी ग्रोथ जो बताई गई है वो 3.3 के लगभग है, जो कि हिंदुस्तान की जीडीपी ग्रोथ से बहुत कम है। अगर विश्व के परिवेश में देखेंगे, आसपास के कंट्रीज के हिसाब से महंगाई दर को भी देखेंगे तो वो भी अगर हिंदुस्तान के कंपैरिजन में महंगाई दर आसपास के जो देश है, किसी की 25% है, किसी की 30% है, किसी की 27%, तो उन सब चीजों से देखते हुए अब आप ये देखिए कि 2024-25 का जो बजट था, 2024-25 का जो बजट था उसके अंदर लगभग 48 लाख करोड़ रुपए का बजट था। 2014 से पहले जो यूपीए सरकार का लास्ट बजट था वो लगभग 15 लाख करोड़ का बजट था। आज वो 48 लाख करोड़ का बजट हो चुका है, जो कि मेरे ख्याल से 3 गुने से भी ज्यादा का बजट है। और आने वाला जो बजट है वो 52-53 लाख के लगभग का होने वाला है। इसमें भी आप देखिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे विशेष ध्यान दिया गया है। 11,11,111 करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर बजट में था। तो अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर पैसा लगाते हो तो निश्चित रूप से रोजगार के अवसर बढ़ते हैं, इंडस्ट्रीज में ग्रोथ आती है। आज रेलवे के अंदर देख लीजिए 95-96% इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है। अगर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में देख लीजिए तो आज रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे देख लीजिए, कांडला एयर का जो फ्रेट कॉरिडोर एरिया देख लीजिए, पूरे हिंदुस्तान में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का या जल नदियों को जल से जोड़ने वाला है, राजस्थान में ईआरसीपी वाला है। तो
तो ये सब चीजों को देखते हुए आज बहुत अच्छी ग्रोथ है। निश्चित रूप से लोगों को रोजगार के अवसर भी मिल रहे हैं और कृषि के लिए हमारे किसान सम्मान निधि का चल रही है, उसके अंदर 6,000 हम है। और आप ये देखिए महिलाओं के लिए, आज महिलाओं के सेक्टर के अंदर देखें तो हम उज्ज्वला के अंदर राजस्थान में 450 रुपए में दे रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में देखें तो 600 रुपए के लगभग में उज्ज्वला योजना के अंदर हम दे रहे हैं। उज्ज्वला योजना अब आप देखिए 2014 से पहले लगभग 4.5 करोड़ के लगभग सिलेंडर कनेक्शन थे, आज एलपीजी कलेक्शन थे, आज लगभग 13-14 करोड़ के लगभग है। तो 11 साल की ग्रोथ और पिछले 60 साल की ग्रोथ को देखेंगे तो बहुत ज्यादा परिवर्तन आया है। हर घर जल से हर घर जल नल का जो है उसके अंदर 13 करोड़ कनेक्शन देना पूरे हिंदुस्तान के अंदर, ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। कभी आपने सोचा हुआ नहीं है कि महिलाओं के लिए शौचालय की आवश्यकता है, आज 13 करोड़ 14 करोड़ महिला शौचालय। लखपति दीदी योजना, अब तक हम लगभग 1.5 करोड़ लखपति बना चुके लखपति दीदी, और आने वाले टाइम में हमारा लक्ष्य है कि 3 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाने का। उज्ज्वला अब आप देखिए एक होता है कि जनधन अकाउंट, जनधन अकाउंट के अंदर आज 55 करोड़ जनधन अकाउंट है पूरे हिंदुस्तान के अंदर। अब उस 55 करोड़ जनधन अकाउंट के अंदर आज लगभग 40 लाख करोड़ रुपए डीबीटी के माध्यम से पैसा ट्रांसफर हुआ है। अगर यही कांग्रेस की सरकार होती, राजीव गांधी जी ने खुद ने कहा था कि 1 रुपया चल के 85 पैसे भ्रष्टाचार में चला जाता है, तो अगर यही कांग्रेस की सरकार होती तो अब आप देख रही है 40 लाख करोड़ रुपए में से कितना करीबन 32 लाख करोड़ रुपए कांग्रेस अपने भ्रष्टाचार की भेंट में चढ़ जाता, जो कि हमने एक एक पैसा उस डीबीटी के माध्यम से दिया है। तो ये सब चीजें ग्रोथ दिख रही है। आज विश्व के अंदर आज हिंदुस्तान मजबूत है, तो 5वीं अर्थव्यवस्था पे आज हिंदुस्तान है, जो 10वीं अर्थव्यवस्था पे हुआ करता था आज 5वीं अर्थव्यवस्था पे। तो ये सब चीजें दिख रही है, जनता उसको समझती है और जनता का हमारे ऊपर आशीर्वाद है। चले, लेकिन अब उम्मीद होगी कि बजट में भी आशीर्वाद सरकार का जनता पे दिखना चाहिए, क्योंकि गिव एंड टेकन वाला मामला है। और बजट निश्चित रूप से बजट होता है, बजट का महत्व भी होता है, लेकिन ग्रोथ के साथ साथ उस सेक्टर को भी साधने की कोशिश करनी चाहिए। हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करते हैं जिसमें हमारी जीडीपी में 15% योगदान है, लेकिन आज भी अगर हम बात करें तो सेवा क्षेत्र जो है हमारा श्रम क्षेत्र है, उसका 45% जीडीपी में हमारा योगदान है। उस सेक्टर पे विशेष फोकस करने की आवश्यकता है, मुझे लगता है करेगी भी सरकार। चलिए छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम जल्द लौटते हैं। बने रहिए अब जन टीवी के साथ। देश के बजट की, यूनियन बजट जो बड़ा महत्वपूर्ण है, पूरे देश की नहीं दुनिया के साथ हमारे जो आम भाषा में व्यवहार कहते हैं, जिनसे हम लोगों के ट्रेड रिलेशन हैं, उन पे भी काफ़ी असर पड़ता है। मैं मिश्रा साहब के पास में वापस जाना चाहूँगा। सर, 2-3 चीज़ें हैं जिसको लेके मैं समझना चाहूँगा। कुछ लोगों की चिंता है, ये कहा जा रहा है कि सब कुछ बल्ले बल्ले है तो रुपये पे हमारा असर पड़ रहा है। जवाब होगा कि विदेश में जो स्थिति है उसका असर पड़ रहा है। हमने तो किसी को कहा नहीं कि आप रुपये का अवमूल्यन करिए, क्योंकि जो 86 रुपये डॉलर के आसपास पहुंच गया। दूसरा, शेयर मार्केट में बहुत सारे लोगों की उलझन है, इस पे असर। एक रोजगार, आपको लगता है कि इनका जवाब भी होना चाहिए और सॉलिड जवाब लीपा पोती वाला नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। जहाँ तक मेरे को लगता है कि मेरी एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि अपने वित्त मंत्री जो हैं और गवर्नमेंट जो है वो शेयर मार्केट की तरफ उसकी कड़ी नज़र है और कोई ना कोई अच्छे प्रयास किए जाएंगे, क्योंकि शेयर मार्केट पर केवल और केवल गवर्नमेंट पॉलिसी का फ़र्क नहीं पड़ता है। शेयर मार्केट पर इंटरनेशनल, क्योंकि मार्केट है, इंटरनेशनल गवर्नमेंट्स हैं, उनका बहुत इम्पैक्ट आता है। अभी जो यूएसए में गवर्नमेंट आई है उसकी वजह से हमारे जो इंडियन शेयर मार्केट है उसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा आया है, लोगों में डर व्याप्त है। उसकी वजह से पूरी इंडस्ट्री जो है वो कॉशियस है, देख रहे हैं कि आगे जाके यूएसए में क्या कदम उठाए जाएंगे, उसी हिसाब से ये लोग अपनी प्लानिंग करेंगे। चलिए, मैं सर वापस आऊंगा आपके पास में। श्रीएल यादव साहब हमारे साथ में कांग्रेस प्रवक्ता हैं, वो जुड़े हुए हैं। यादव साहब, बजट से क्या अपेक्षा करते हैं, क्योंकि आप भी इस देश के नागरिक भी हैं, और आर्थिक सर्वे पे भी आपका एक रिएक्शन चाहूंगा मैं। शर्मा साहब, ये शायद 8वां बजट होगा मैडम का, और इस सरकार का 12वां बजट होगा। पिछले 12 साल में 11 बजट में और पिछले 8 बजट में इस देश की जनता ने जो उम्मीदें थी वो उम्मीदें कभी पूरी नहीं हुई। हालात जीडीपी के हो, हर मोर्चे पे ये सरकार फेल रही है, चाहे प्रदेश की आकांक्षाओं की बात हो, चाहे देश की आकांक्षाओं की बात हो। उम्मीदें बहुत थी,
बातें बहुत हुई, लंबे लंबे वादे हुए, लेकिन आज जो हालात है, जीडीपी ग्रोथ आपके सामने है, महंगाई के जो आंकड़े आए आज इकोनॉमिक सर्वे में, वो चौंकाने वाले आंकड़े हैं। शायद ही हालात ऐसे हैं कि मैं कहना नहीं चाहिए कि कब तक हकीकत से भागेंगे, कब तक ये डाटा मैनेजमेंट से इस देश को गुमराह करते रहेंगे। हालात ये कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन 4% 5% से कम है, हमने इन्फ्लेशन पे कंट्रोल किया, जबकि हकीकत में यदि आप ग्राउंड रियलिटीज़ देखेंगे तो इन्फ्लेशन कहीं कंट्रोल में नहीं है, बेलगाम है। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्फ्लेशन के जो डाटा थे जिसकी कैलकुलेशन आती थी उनके फिगर्स को चेंज किया और फ्यूल को इन्होंने उसमें मेन फैक्टर में डाल दिया, जिसके कारण से इन्फ्लेशन दिख नहीं रही है, जबकि रियलिटी में इन्फ्लेशन 15 से 20% के इर्द गिर्द घूम रही है। सब्जियों के हालात क्या है, अनाज के हालात क्या है, दूसरी चीज़ों के हालात क्या है, खाद्य तेल के हालात क्या है, वो इनके है। ये कहते थे मेक इन इंडिया बनाएंगे, हम इस देश में मेक इन मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाएंगे। हालात ये है कि आज पूरा देश चाइना के इंपोर्ट के ऊपर डिपेंड है। ये मोदी जी कहते थे हम खिलौना का एक्सपोर्ट कर रहे थे, भाई साहब 10 रुपये का खिलौना भी लोगे तो मेड इन चाइना का मिलेगा, 500 रुपये का खिलौना भी लोगे तो उस पर लिखा हुआ मिलेगा मेड इन चाइना। ये सिर्फ चाइना के यहाँ असेंबलिंग करके उसका प्रोडक्शन कर रहे हैं। कर्ज में पिछले 10 साल में 3 गुना देश के ऊपर कर्ज हो गया। बैंकों को जिस प्रकार से लूटा जा रहा है, जिस प्रकार से जनधन खाते के नाम पे इन्होंने डिपॉजिट करवाई और जिस प्रकार से जनता के धन को लुटाया जा रहा है पूंजीपतियों को, ये एक हैरानी की बात है। जीडीपी का जिस दिन हकीकत सामने आएगी उस दिन क्या होगा, बहुत बुरी हाल। अब हाँ अभी देंगे बैंक। अरे साहब जीरो बैलेंस वाले खातों में 300-300 रुपए हाफ ईयरली आप है ना जो पेनल्टी चार्ज कर रहे हो, मिनिमम बैलेंस चार्ज कर रहे हो। साहब हकीकत को पहचानो, हकीकत से कब तक भागोगे? अरे झूठ बोलने का काम तो बीजेपी कर रहा है, झूठ बोलने का काम तो आरएसएस बीजेपी कर रहा है। 75 साल से क्या किया है, झूठ बोल के गुमराह करके देश को बर्बाद कर दिया। पैसे से 70 लाख का कर्जा था 2014 में, उसको 200 लाख तक ऊंचा दिया। 70 लाख का कर्जा था 200 लाख। यादव साहब, मैं जो समझ पा रहा हूं वो ये नहीं कह रहे कि अकाउंट सुनने से तो खुला होगा, उनका कहना है कि पेनल्टी की बात कर रहे हैं, पेनल्टी की बात कर रहे हैं। जो जनधन अकाउंट खोला है उसमें 1 रुपए की पेनल्टी नहीं है, वो फिर झूठ बोल रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता। झूठ बोलना तो मैं कह रहा हूं झूठ बोल रहे हैं, आप दीजिए, मैं एक्शन करवाऊंगा। अरे आंकड़े दीजिए, झूठ बोल रहे हैं। वहां लोकसभा के अंदर राहुल गांधी झूठ बोलता है, यहाँ के कांग्रेस के प्रवक्ता झूठ बोल जाते हैं। झूठ बोलने की आदतें बंद करो, जनता ने नकार दिया आप लोगों की वजह से। अरे जनता ने नकार दिया आप लोगों की वजह से। जब तक वो लोग झूठ बोलते रहोगे, हकीकत पे आओ भैया, इसलिए मैं कह रहा हूं हकीकत दो। बताओ एक भी अगर जनता अकाउंट के अंदर जीरो बैलेंस अगर पेनल्टी लगी है तो हम बैंक के ऊपर एक्शन लेंगे, 2025 में कर देंगे, बैंक के ऊपर एक्शन लेंगे। जिस व्यक्ति ने जो भी पेनल्टी लगाई है, झूठ बोला जा रहा है यहाँ पे। कर देंगे। बीजेपी का झूठ बोलना, गुमराह करना, लंबी लंबी झूठ बोलना, बताओ उन्हें। बताओ उन्हें 56 लाख का 200 लाख करोड़ रुपए कर्जा क्यों हुआ 10 साल में? बताओ उन्हें। डेवलपमेंट क्या देश का ग्रोथ क्यों खड्डे में रह रही है? 7.5% की जीडीपी क्यों नहीं हासिल है? बताओ 7.5 लाख रुपए आरबीआई के लूट के है ना जो मोदी जी। मैं कह रहा हूं तो फिर जनता समझ रही है ना कि हमने डेवलपमेंट किया, आप नहीं समझो तो जनता समझ रही है ना, जनता समझ रही है, आप नहीं समझो तो हम क्या करें? तो फिर अरे वो इलेक्शन कमीशन को चुनाव लड़वा दो ना, जनता तो ये भी कह रही है इसमें भी तकलीफ हो रही है। बजट टोटली बजट। अरे सत्ता में बैठे हो सुनने की, सत्ता में बैठे हो सुनने की मत रखो। एक बात मैं आ रहा हूं, 5.4% महंगाई के आंकड़े दे रहे हो, फैक्ट्स पे आओ ना। आप जनता से पूछो, जनता से पूछो ना। जी चलिए अपनी बात पूरी करिए। मैं ये चलिए ये तो बात हुई कि आंकड़ों का मायाजाल है और जनता को गुमराह किया जाए, सारी बातें ठीक है। आप किस सेक्टर पे फोकस करना चाहते हैं कि बजट से क्या अपेक्षा करते हैं कि हाँ इस सेक्टर पे काम होना चाहिए? सब जनता को राहत मिले, महंगाई से राहत मिले, जो जनता के मुद्दे डेवलपमेंट के, बेरोजगार को रोजगार मिले। मोदी जी आए थे 2 करोड़ रोजगार दूंगा, रोजगार कितने क्रिएट हुए, रोजगार कितने क्रिएट हुए? जो महंगाई, जो बेरोजगारी है 40% है। यदि ग्रेजुएट्स की बात करें तो 40%, आम यदि बेरोजगारी की बात करें तो 30% बेरोजगारी है। आज युवा। लेकिन यादव साहब बीजेपी का यह दावा है कि ईएसआई पीएफ अकाउंट देखिए, जब 2014 में गवर्नमेंट हमारी बनी थी 3 गुना ज्यादा हो गए उससे।
3 गुना ज्यादा हो गया ना। कैसे हुए शर्मा जी, साहब? जी। इकोनॉमिक्स को समझना पड़ेगा। बैंकों ने कंपलसरी कर दिया कि आपका बीआरएन रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, कंपलसरी कर दिया। एक भाई मिनट, एक मिनट, सर, आ रहा हूं। अरे गर्ग साहब, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, हकीकत से रूबरू हो, भागो मत। ईएसआई पीएफ कैसे होता है? 2 एम्प्लॉई है एक और बात। 10वां हुआ तो आपको ईएसआई पीएफ में रजिस्ट्रेशन करवाना हुआ। 19 एम्प्लॉई है, 20वां हुआ, पीएफ में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। एक हालात तो ये है। दूसरी ये इंसेंटिव लेके आए पीएफ और ईएसआई का, जिसके कारण से व्यापारी देखता है कि मैं पुराने एम्प्लॉइज को हटाऊं, नए को इनकॉर्पोरेट करूं, नए को लगाऊं। ये हालात है इंडस्ट्री में। हकीकत पे जाएंगे ना तो बहुत कुछ हालात है। ये कहते हैं मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया के पीछे इन्होंने सिर्फ प्रोपोगंडा किया है। मेक इन इंडिया पहले भी था, नाम बदला मोदी जी ने। स्किल इंडिया नाम बदला मोदी जी ने। जनधन खाते नाम बदला। हमने 2005 में रियलिटी में जीरो बैलेंस में खाते खोले थे। मोदी जी 2015 में आते हैं, प्रोपोगंडा करते हैं, जनधन खाते अब जीरो यूपीए बैलेंस गवर्नमेंट की बात करें, किस योजना से खाते खोले थे? चलिए आप बताइए। जीरो बैलेंस में खाते खोले थे। कौन से था? कैसे? ओपन 2005 क्या की हुआ था? योजना है बैंकिंग फॉर ऑल से। बैंकिंग फॉर ऑल से, अरे साहब बैंकिंग फॉर ऑल से 2005 में है ना मनमोहन सिंह सरकार ने स्टार्टिंग किए थे। 2015 में जनधन खाते के नाम पे इन्होंने नाम बदला। आंकड़े बता दो ना। अरे आंकड़े क्या बताएंगे? तो बताओ ना, फिर झूठ आंकड़े क्यों क्या बोलते हो? बताएंगे? आप बताओ ना। यहाँ के क्यों झूठ अरे बोलते हो फिर? आप यहाँ दावा के कर रहे हो, झूठ मत 36 बोला करोड़ करो। लोगों ये ने- कांग्रेस की अरे फितरत हो गई है। साहब, राहुल गांधी झूठ झूठ बोल बोल रहा है, रहे यहाँ मैं दे रहा हूँ ना आंकड़े। अरे क्यों झूठ बोल रहे अरे हो? मैं दे रहा हूँ बताओ, आंकड़े दो ना मेरे को। झूठ बोल रहे हो। बताओ ना झूठ फिर। बोलने की तुम्हारी आदत बताओ ना पड़ी है। फिर। बताइए। अरे साहब ये कहते हैं कि हमने 36 करोड़ लोगों को मुद्रा लोन दिए, कहते हैं ना 44 करोड़, 36 नहीं 44 करोड़। करेक्ट कर लो। 44 करोड़। हाँ, ये कहते हैं 36 लाख करोड़ ट्रांसफर कर दिए। ये कहते हैं 36 लाख करोड़ कितना का बड़ा लोन घोटाला दिया, है, 44 करोड़ कितना का। बड़ा झूठ है, कितनी बड़ी हेराफेरी है, कितनी बड़ी धांधली है। अरे ये खुद अरे ऐसा जाओ, करें, कोर्ट चमड़े में जाओ, से कोर्ट खुली हुई है, आरटीआई खुली हुई है, पॉपुलेशन सब है चीजें हैं। 142 करोड़। कितने एक एवरेज एक फैमिली में 4 मेंबर मान लो, कितनी फैमिली होती है? 35 करोड़। ये कहते हैं 42 करोड़ को हमने मुद्रा लोन दे दी। हाँ, इससे दावे बड़ा के साथ धोखा कह रहा हूं, क्या होगा? 44 करोड़, इससे बड़ा 44 करोड़ धोखेबाजी मुद्रा क्या लोन होगी? बांटे भैया। इससे बड़े धांधली यही क्या तो- होगी? इससे यही बड़ा तो झूठ क्या दुर्भाग्य होगा? है। इससे बड़ा यही तो manipulation दुर्भाग्य क्या है होगा? कांग्रेस का, भाजपा- जो हकीकत का भाजपा सामना ने करना क्या जानती है। बोलना? यही तो दुर्भाग्य 40 करोड़ कांग्रेस का। लोगों को मुद्रा लोन दिया। अरे सब एक मिनट सुनिए 40 करोड़ लोगों को मुद्रा लोन लिया, 80 करोड़ को फ्री राशन बांटा जा रहा है। फिर कुछ बच्चे भी होंगे और बड़े कॉर्पोरेट वाले हैं, वो तो मुद्रा लोन से कोई मतलब नहीं शर्मा रखते जी हैं। एक और ऐड कर दूं, 31 मार्च 2014 को इस देश के ऊपर कर्जा था 56 लाख करोड़ रुपए। आज कर्जा हो गया 200 लाख करोड़ रुपए, यानी 3.5 गुना कर्जा भी बढ़ गया। ये कहते हैं कि हमारा रेवेन्यू भी बढ़ रहा है, 48 लाख करोड़ का हम बजट भी दे रहे हैं। नहीं, अब के बाद ये क्या है? 53 लाख करोड़ का देंगे तो अब बुलेट ट्रेन में बैठेंगे तभी तो खर्चा बढ़ रहा है। वो आपको ये अहमदाबाद से हवाई मुंबई चप्पल बुलेट वालों को ट्रेन हवाई से जहाज के सपने दिखाए थे मोदी जी ने सबको, है ना, जो जमीन पे ला दिया साहब। देख कर रहे हैं। हाईवे आज बन रहे रहे हैं, हैं, ये भी हवाई अरे जहाज में जा रहे साहब, लोग भाई। वो हवाई जहाज में कहना जा रहे नहीं हैं। है, आस्था का सवाल वंदे है। भारत क्या ट्रेन। प्रोपोगंडा किया, वंदे क्या भारत हालात ट्रेन। हुई, कितना झूठ बोल रहे हैं। एक देखिए, शंकराचार्य को कहना पड़ा के लिए प्रदेश का देखिए, मुख्यमंत्री कुंभ के लिए कितना तो झूठ बोल अपमान रहा है। करना भूल जाए। चले खैर, जिस अरे तरीके से साहब, अपमान तो आप कर रहे हो। अरे अपमान चला रखी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बोलता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बोलता है कि क्या होगा बेरोजगारी, वहाँ वो उसमें जाने में बेरोजगारी दूर हो जाएगी, हज में जाने में हरा झंडा लगाने से बेरोजगारी दूर हो जाएगी, हरा झंडा लगाने से बेरोजगारी दूर हो जाएगी क्या? हरा झंडा लगाने से बेरोजगारी दूर हो जाएगी क्या? हज में जाने से बेरोजगारी दूर हो जाएगी क्या? होगी। चले बजट सुने टोटली बजट, अपन बजट पे फोकस करें, दाएं बाएं नहीं जाए, अपन दाएं बाएं नहीं जाए, केवल बजट पे फोकस करें। बहुत सारे मुद्दे इस देश के, केवल बजट सरकार में चलिए पूछ रहा हूँ कि जलता अकाउंट कितने खुले? चले मैं मानता हूँ। आंकड़े दे दो, हम कह रहे हैं 55 करोड़ जलता अकाउंट खुले। चलिए। बोलेंगे, लंबी लंबी झूठ बोलेंगे। मैं उनके अलावा कुछ है ही नहीं मैं इनके पास। मैं ममता मैडम के पास में जाना चाहूंगा। मैम क्या लगता है आपको? देखिए ये तो पॉलिटिकल एजेंडे अलग हो सकते हैं, वो अपने अपने बयान, अपने अपने दावे, जनता की यथार्थ की बात हम करें। कुछ ऐसी स्कीम्स लोगों के लिए बनानी चाहिए सरकार को। आप फ्री जैसे 5 किलो अनाज अब 80 करोड़ लोगों को देने की बात है, इस स्कीम का दायरा तो क्या बढ़ाएंगे? मुझे लगता समय बढ़ाया जाएगा, जो अनाउंसमेंट हो भी सकता है, क्योंकि अभी कई राज्यों में चुनाव भी है और इस स्कीम को मुझे नहीं लगता है कि नरेगा की तरह ये स्कीम भी है गवर्नमेंट, जैसे नरेगा यूपीए की थी, ये गवर्नमेंट की इस तरह की स्कीम है, इसको खत्म नहीं करेंगे। या तो इसमें दायरा जिन्होंने 80 करोड़ का जो किया कोरोना के बाद से नहीं सर, दायरा भी यूपीए ही है। जो कानून पास किया था नेशनल वो तो नेशनल फ्यूड उसी से तो मिलता है ना ये। लेकिन
उसमें नरेगा में सिर्फ ये हुआ कि डबल कर दिया, 5 को 10 किलो कर 5 किलो जो अनाज है या 10 किलो जो मिल रहा है अभी, नहीं नहीं नरेगा का बजट आधा कर दिया। वो अलग है, वो अलग है, वो अलग है, वो अलग है। कोरोना में ये हुआ कि 5 किलो को 10 किलो किया गया कुछ दिनों तक, लेकिन वापस 5 किलो कर दिया 5 किलो हो गया। वही मैं कह रहा हूं, तो या तो इसमें राशन की, कानून तो वही है। राशन का जो सर, इसमें, लेकिन कुछ आंकड़े में आपको, जी। आंकड़ों पे चर्चा हो रही है, तो 2-3 आंकड़े मैं देना चाहता बिल्कुल बिल्कुल मैम आपके पास एक में आऊंगा आंकड़ा बरनीपाल है, साहब। मैम सॉरी, जी। एक आंकड़ा है कि जो मजदूरी है ग्रामीण क्षेत्रों में पिछले 5 सालों में नहीं बढ़ी है, निगेटिव ग्रोथ हुआ है, -0.04%, मतलब निगेटिव से थोड़ा कम, -0 नहीं बढ़ा है ये बोलिए, ठीक है। सेविंग रेट 34% से कम होकर 30% पे आ गया। इन्वेस्टमेंट रेट इसी इकोनॉमिक सर्वे ने जो आज पेश हुआ है उसने बताया है कि कम हुआ है, 30.1% है, जो कि पहले 30.9% ऐसा कुछ होता था। तो मजदूर इन्वेस्टमेंट रेट अपना कम है, लोगों का सेविंग कम हो रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरी दर वास्तविक अगर महंगाई से उसको महंगाई के से अगर उसको वो कर दिया जाए, एडजस्ट कर दिया जाए, तो महंगाई से एडजस्ट करने के बाद मजदूरी की दर ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं बढ़ रही है। ये भी आंकड़े हैं और सरकारी आंकड़े हैं। तो मतलब हम किन आंकड़ों को बढ़ावा देते हैं, ज्यादा बात करते हैं, किन आंकड़ों पे कम बात करते महंगाई हैं। बढ़ी है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। महंगाई बढ़ी है तो वेज कम हुआ है ना, वास्तविक बिल्कुल हुआ, वेज। कम हुआ है। और वास्तविक अगर वेज कम हाँ हुआ ना। तो अब जीवन स्तर तो सुधर ही नहीं सकता उस पोजीशन में। वो बात है कि हमें रियल वेज रूरल एरिया में नहीं बढ़ेंगे तो लोग कहाँ जाएंगे, शहर में ही आएंगे। वो शहर में भी रियल वेज बहुत तेजी से बढ़ा, ऐसा नहीं है, लेकिन चलो शहर में कम से कम काम मिल जाता है उसको, तो वो काम नहीं मिल रहा तो आएंगे। और जब शहरों पे बोझ बढ़ेगा तो शहरों में परिस्थितियां खराब होंगी, शहरों में सुविधाएं कम होंगी, शहरों में कूड़े का अंबार बनेगा, ये सब चीज़ें होंगी। तो हमें बिल्कुल ही ये बहस जिस तरह से हो रही है उस बहस से निकल के और हमें थोड़ा मतलब वास्तविकता के धरातल पे आके सोचना चाहिए कि ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति ठीक नहीं है नरेगा के बावजूद। नरेगा में भी हमारा नरेगा पे उतना नरेगा को इस सरकार ने क्या बोला कि हम तो इसको चलाए रखेंगे क्योंकि ये पुराने दिनों का एक याद है, लेकिन वो बात नहीं है। नरेगा आवश्यकता है, इसने सपोर्ट किया लोगों को और आज भी ज़रूरत में सपोर्ट कर रहा है। तो नरेगा को मजबूत करने की ज़रूरत है, लेकिन नॉन फार्म सेक्टर में मतलब कृषि के बाहर ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को काम मिले और उस काम की उचित मजदूरी मिले, ये तो प्रयास करना पड़ेगा ना। जहाँ तक बात है ये 80 करोड़ लोगों को अनाज देने का, जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून है जो 2013 में पास हुआ, उसने ये कहा कि देश के 2/3 लोगों को सस्ते दरों पे अनाज मिलना चाहिए, और वो 2011 के जनगणना पे चल रहा है अभी तक। अगर हम आज की प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो ये 80 करोड़ तो बढ़ के 90 करोड़ होना चाहिए था। बिल्कुल, मतलब एक मोटा मोटी अंदाजा दे रहा हूं मैं। तो 2015 साल में 2011 के बाद 2025 आ गए, कितनी आबादी बढ़ी, लेकिन हम तो अभी 80 करोड़ पे 2/3 पे ही रुके हुए, 2/3 मतलब 2011 वाला 2/3 पे रुके हुए हैं। तो हमें इसका ये माखौल उड़ाने वाली बात नहीं है, ये एक आवश्यकता है। लोगों को फूड सिक्योरिटी चाहिए, क्योंकि अगर लोगों को अनाज पे खर्चा थोड़ा कम होगा तो थोड़ा सब्जी थोड़ा दाल खरीद पाएंगे। बिल्कुल। चलिए ममता मैम आपके पास में आना चाहूँगा मैं, क्योंकि सोशल सेक्टर से जुड़ी बातें है और आप उसी सेक्टर को देखती है। क्योंकि जैसे आपने पहले भी कहा कि मैं महिला हूँ, लेकिन मैं बात उस सेक्टर की करना चाहूँगी कि जो वास्तव में ज़रूरी है। महंगाई का सेक्टर है, लोगों को जैसे हमने पहले भी बात की, कुछ पेंशन स्कीम का दायरा बढ़ाया जाना चाहिए, लोगों को राहत मिल सके, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आश्रय ही उनका टोटली गवर्नमेंट स्कीम्स पे होता है। तो उस सेक्टर के लिए काम करना चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं। देखिए योगेंद्र जी, योजनाएं बहुत हैं, लेकिन वो किस लेवल तक इम्प्लीमेंट होती है और कितने लोगों तक उसका लाभ पहुंचता है, इसकी जानकारी लेना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि किसी योजना को लागू करना। उसके बाद वो कहाँ तक इम्प्लीमेंट हुई है, क्या उसका सही लोगों तक लाभ पहुंचा है, ये जानकारी रखना भी सरकार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अब मैं एक कुछ अनछुए जो पहलू हैं उसकी तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी। आज देखिए हम बात कर रहे हैं अपनी अर्थव्यवस्था की, जो कि है वर्ल्ड में नंबर 5 पर, लेकिन क्या आपको पता है, मैक्सिमम लोगों को पता है कि आज हमारी कंट्री का हैप्पीनेस कोशेंट किस नंबर पे है? इट्स 149। तो वी आर अमंग वन ऑफ द मोस्ट अनहैप्पीएस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। तो कुछ एक ऐसा है, आजकल की जो युवा पीढ़ी है, मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ा इशू हो रहा है,
पोल्यूशन देख लीजिए, अगर हमारी जो जनता है, जो जिन सबके बारे में हम बात करें, जो समाज के बारे में, अगर वो स्वस्थ नहीं है या सुखी नहीं है या सुरक्षित नहीं है, तो इस बजट का क्या फ़ायदा बताएं आप। अगर हम सिर्फ बात करते हैं फाइनेंस की, लेकिन ये एक अनछुआ पहलू है जिस पर हम बहुत ज़्यादा ना चर्चा करते हैं, ना ही आई थिंक बजट का एक बड़ा पार्ट इस पर स्पेंड किया जाता है। देखिए, आज के युवा वर्ग की एक बहुत बड़ी ज़रूरत है मेंटल हेल्थ। साथ ही आप देखिए पोल्यूशन जिस कदर बढ़ रहा है, कई ऐसी गंभीर बीमारियां जो हैं वो आ रही हैं, और ऐसी बीमारियां आ रही हैं जिनके बारे में हमने पहले कभी सुना ही नहीं था। और उसी के साथ सुरक्षा भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, एंड दैट इज लीडिंग टू मोर क्राइम। तो ये क्राइम की वजह से टारगेट कौन होता है? जनरली महिलाएं होती हैं, या फिर बच्चे होते हैं, या युवा वर्ग होता है, या देख लीजिए बुजुर्ग भी होते हैं। तो इस और मेरा सरकार से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस अनछुए पहलू को भी छुएं, और बजट में जितना ध्यान वो फाइनेंस की तरफ देते हैं, इस तरफ भी कुछ ध्यान दें, बिकॉज दिस इज ऑल्सो द नीड ऑफ आवर। बिल्कुल आपने सही बात कही। मैं मिश्रा साहब आपके पास में आना चाहूंगा कि देखिए, ये अनमैचिंग वाली बात होती है। हम 5वीं अर्थव्यवस्था भी तीसरे की ओर जा रहे हैं, और 2047 का हम विजन भी लेकर के चल रहे हैं, तमाम चीजें हैं। आदमी ये देख करके चलता है कि हैप्पी इंडेक्स की जो मैम बात कर रहे हैं, आज कोई भी व्यक्ति जो गांव में बैठा हुआ है, उसकी चिंता यह है शहर और क्राउडेड क्यों हो रहे हैं, गांव में सुविधाएं नहीं है अभी भी। और या तो खेती है, खेती में अब जमीन जो है उसका रकबा कम हो गया, क्योंकि कहीं पे या तो कुछ लोगों ने पानी के अभाव में कॉलोनियां काट दी हैं। गाँव में भी आज जयपुर के आसपास ही चले जाइए, कितने किलोमीटर तक आपको खेती नजर नहीं आएंगे। तो वहाँ केवल कह देने भर से कुछ हकीकत से भी हमें रूबरू होना चाहिए, या केवल बजट जब आता है तो बस मेज थपथपाने से मतलब होना चाहिए। ये उस सेक्टर के लोगों को प्री टॉक्स भी होती हैं, और अच्छी बात थी कि बीजेपी ने प्रदेश स्तर पे कार्यकर्ताओं के साथ बजट पे चर्चा की, लेकिन चर्चा तब की है जब बजट प्रिंट हो रहा था या हो चुका था। मुझे लगता है कि यही बात अगर 2 महीने पहले कार्यकर्ताओं से हकीकत जानने की कोशिश की जाती, और कार्यकर्ता भी ईमानदारी से बिना पार्षद के टिकट की परवाह किए हुए कि मेरा टिकट कट जाएगा अगर मैं हकीकत बताऊंगा, तो उस पर गौर करना चाहिए कि वास्तव में गांव में चल क्या रहा है। बिल्कुल सर, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। जो बजट बनाने वाले लोग हैं, बजट मेकर्स हैं, और जो बजट यूज़र्स हैं, एक्चुअली जो आम जनता है, या कॉरपोरेट्स हैं, या MSME यूनिट्स हैं, आम जनता है, सैलरीड जो लोग हैं, उनके बीच में एक बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट है किसी भी फोरम से। जैसे कि आपके पास यूँ सोचिए कि MSME के लिए चलो आपके पास वेरियस इंडस्ट्री एसोसिएशन हैं जो अपने प्रेजेंटेशन, अपनी डिमांड वहाँ दे देते हैं, लेकिन सबसे बड़ा लोड जो मध्यम वर्ग के परिवार के जो सैलरीड पर्सन है उनके ऊपर है टैक्स का, और एक मेजर पार्ट उसका 30% जो है वो चला जाता है टैक्स में। तो मेरे को लगता है कि उनको भी बजट के अंदर एक इंक्लूसिव पार्टनरशिप होनी चाहिए, और उनके भी रोल्स और उनके भी जो है सजेशंस लिए जाने चाहिए कि भाई आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, उसी हिसाब से हम सैलरीड लोगों का जो टैक्स का सिस्टम है वो हम डेवलप कर पाए। इसके अलावा मेरे को 2-3 सजेशन और देना चाहूँगा। एक जो रूरल की बात आ रही थी, तो रूरल के अंदर मेरे को लगता है कि जो हॉस्पिटल्स अभी हमारे हैं, हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो शहरों का है वो तो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, लेकिन जो रूरल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, वो अभी बहुत पीछे, इट इज़ लैगिंग बिहाइंड, फार बिहाइंड। तो मुझे लगता है कि डॉक्टर्स को कुछ इस तरीके से इंसेंटिवाइज किया जाए, या हॉस्पिटल को इस तरह से इंसेंटिवाइज किया जाए, कोई स्कीम लेकर आई जाए कि जो वहाँ रूरल एरिया में अगर हॉस्पिटल को स्टैब्लिश करते हैं तो उनको स्पेशल पैकेज मिलेगा, या 5 साल या 10 साल का उनको टैक्स का एग्जम्पशन मिलेगा, सो दैट वो जो रूरल जनता है हमारी वो भी इन सारी सुविधाओं का लाभ उठा सके। जी चलिए, मैं गर्ग साहब आपके पास में आना चाहूँगा, समय कम है क्योंकि सभा का विसर्जन आप ही के माध्यम से करवाना है, और क्योंकि आप पार्टी के, एक बड़ी बात है कि हम 5वीं अर्थव्यवस्था है दुनिया की, तीसरी की ओर बनने के लिए जा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, बजट भी बहुत अच्छा होगा। आप कहेंगे कि कांग्रेस के टाइम ही हो रहा था कि अभी देखिए इतने PF अकाउंट खुल गए, इतने SI अकाउंट। आपकी नज़र में देश बहुत बढ़िया से चल रहा है, चल भी रहा है, इसमें कोई बात नहीं, अच्छी बात है, हर सरकार अच्छा ही चलाती है। लेकिन अभी जो मैडम ने बताया ये कड़वा सच है कि हम कितनी भी बात करें, लेकिन हैप्पी इंडेक्स, जो आदमी 100 का नोट देख के भी खुश होता है, उसके चेहरे पे 500 का नोट देख के भी खुशी नहीं है, उसका भी हमें कुछ विचार करना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। सब कुछ तो हम बल्ले बल्ले कर रहे हैं, सब कुछ हो भी अच्छा रहा है, लेकिन हैप्पी इंडेक्स इतना गर्त में क्यों है? देखिए, हैप्पी इंडेक्स की अगर बात करो, पाकिस्तान में 40% महंगाई दर होने के बाद में, श्रीलंका में 36% महंगाई दर होने के बाद में, 36% महंगाई दर होने के बाद में भी हैप्पी इंडेक्स में अगर हिंदुस्तान को ज़्यादा आंका जा रहा है, तो ये सोचने की बात है कि कौन ऐसी एजेंसी है जो इस तरह की बातें कर रही है।
जब आज पाकिस्तान के अंदर त्राही रहे 1-1 रुपए के लिए तरस रहा है, उसका हैप्पी इंडेक्स देख लीजिए और एक हिंदुस्तान का, तो इससे ये पता लगता है कि ये चीज है। फिर दूसरा मैं ये कह रहा हूं कि निसार भाई ने श्रीलंका को हम रक्षा कवच नहीं, बना रहे मैं तो रक्षा कवच नहीं, मैं तो कंपैरिजन करना चाहता हूं। देखिए आप अगर मान लो इन चीजों को कंपैरिजन करो तो मैं यही बताना चाह रहा हूं। दूसरा डिपॉजिट की बात कर रहे हैं कि साहब डिपॉजिट कम हुई। अब मुझे ये बता दीजिए, आज 220 लाख करोड़ रुपए की बैंकों के अंदर डिपॉजिट है। 2014 से पहले आप देख लीजिए कितनी डिपॉजिट थी, आज 220 लाख करोड़ रुपए की डिपॉजिट है। तो यह है, और लोगों ने डाइवर्जन किया है। निसार भाई मैं बता दूं कि लोगों ने डाइवर्जन किया है, डिपॉजिट की बजाय एसआईपी में और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट ज्यादा बढ़ा है। लोगों को जब रिटर्न एसआईपी में इनमें ज्यादा बढ़ा तो वो उसकी तरफ है। तो आज मैं ये कह रहा हूं कि हर व्यक्ति कहीं न कहीं हर दूसरे मत के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है। अरे भाई ये तो आप क्या, बस झूठ तो देखो शुरू से आप बोलते आए हो और जनता ने इसीलिए नकार दिया। अभी रिसेंटली चुनाव हुए, अरे भाई अभी रिसेंटली हरियाणा के महाराष्ट्र के चुनाव हुए, अभी नकार आई है ना। और अभी दिल्ली के अंदर भी आपकी स्थिति बद से बदतर हो रही है, दिल्ली के अंदर भी आपके बद से बदतर हो रही है। ये चीजें जनता स्वीकार नहीं करती आपकी झूठ की। लोग समय हो गया यादव साहब, जनता जानती है आप कितना झूठ बोलते हो। यादव साहब ये जानती है कि राहुल गांधी कैसे झूठ बोलता है, कांग्रेस के प्रवक्ता भी लाके झूठ बोलता है। आज जनता क्या करे भाई, यादव साहब जनता नकार दिया आपको। टाइम हो चुका यादव साहब, टाइम हो चुका। मैं बुलाऊंगा, बजट आएगा उसके सर, बजट के बाद में भी मैं बुलाऊंगा। तो खैर चलिए, बजट और आपके बीच में ज्यादा समय नहीं है, और बजट है ये 8वां बजट है निर्मला जी का, वो पेश करेंगी। और एक महिला बजट को आई थिंक बेहतर समझ सकती हैं और उम्मीद करनी चाहिए कि बेहतर बजट आएगा। चलिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बजट विशेष में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।